हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब 70 मिनट्स चैनल पर, जिसका पर्पस है आपको सोचना सिखाना और रोट लर्निंग या रटने से बचाना। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं की बात की थी। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे जो इंडिया के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। दोस्तों, जैसे युद्ध में जीत के लिए ज़रूरी है कि युद्ध से पहले ही युद्ध का नियमित अभ्यास किया जाए, और यह अभ्यास भी ऐसे महाबली योद्धाओं के साथ किया जाए जैसे योद्धाओं के साथ हमें वाकई युद्ध करना है। दोस्तों, हम लकी हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें कैसे योद्धाओं के साथ युद्ध करना है, और उसको पता करने का तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। दोस्तों, हमारे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पूरी कंसंट्रेशन से करें ताकि असली युद्ध आपको बच्चों के खेल सा लगे। आजकल सभी एग्जाम्स में कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उनके ट्रू या फॉल्स के बारे में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हम भी हमारे क्वेश्चंस का फॉर्मेट इसी तरह रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो बहुत ध्यान से देखे हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न लेते हैं। स्टेटमेंट है कि संविधान में हमारे प्रधानमंत्री के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट यानी चयन और नियुक्ति, इसके बारे में विशिष्ट प्रक्रिया दी हुई है। सोचिए दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिखा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट्स की डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जनरली प्रेसिडेंट लोकसभा में बहुमत वाले संसदीय दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन ये कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना है। यानी संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के बारे में कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं दी गई है, हमेशा ध्यान रहे। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को पीएम अपॉइंट किए जाने से पूर्व उसका लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, अभी अभी हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड कोई डिटेल्ड प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आप उससे कनेक्ट करके इमीडिएटली समझ सकते हैं। हमें याद रखना है कि पीएम का अपॉइंटमेंट पहले होता है और बहुमत सिद्ध बाद में किया जाता है, ध्यान रहे दोस्तों। यानी ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये स्टेटमेंट कहता है कि मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर इन सब के सैलरी और अलाउंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करती है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, थोड़ा सोचिए, पिछले लेक्चर्स को कनेक्ट कीजिए। हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर या विधायिका ने पॉलिसी बनाने का काम तो खुद के पास रखा और इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका को दिया। अपने घर के एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिए कि आपने किसी सर्वेंट को अपॉइंट किया है, तो आप बताइए उस सर्वेंट की सैलरी आप डिसाइड करेंगे या सर्वेंट अपनी मर्जी से अपनी सैलरी डिसाइड कर सकता है। अगर मिनिस्टर्स अपनी मर्जी से अपनी सैलरी डिसाइड कर सकते तो वो उसे कितना भी बढ़ा लेते। इसलिए एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सैलरी वो डिसाइड करेगा जिसने उसको ये काम करने की जिम्मेदारी दी है, यानी लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। यानी दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ध्यान रहे दोस्तों, ये ट्रैप क्वेश्चंस हमें फंसा देते हैं। हमें अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग रखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक स्टेटमेंट है कि पीएम 5 साल के फिक्स्ड टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है या प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सोचिए दोस्तों, मेरे कुछ फ्रेंड्स ज़रूर कंफ्यूज होंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि इलेक्शन 5 साल के लिए होते हैं तो पीएम का भी 5 साल का ही टर्म होना चाहिए। पिछले लेक्चर्स को कनेक्ट कीजिए दोस्तों। हमने कहा था कि पीएम कब तक पीएम रहेंगे, जब तक उन्हें लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। हमने कहा था कि पीएम का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, यानी पीएम ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की खुशी, उनकी इच्छा तक अपनी पोस्ट पे रहेंगे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट की इच्छा का ये मतलब नहीं है कि वो जब चाहे पीएम को हटा दें। प्रेसिडेंट की इच्छा का मतलब है लोकसभा के मेजॉरिटी का सपोर्ट। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं पीएम तब तक पोस्ट पे रहेंगे जब तक उन्हें लोकसभा की मेजॉरिटी का सपोर्ट है।
चाहे वो 7 दिन हो, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 5 साल हो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या होता कि पीएम अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट है कि अगर पीएम रिजाइन कर दे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद अपना नया नेता चुन सकती है और अपना कार्य जारी रख सकती है। दोस्तों एक बात बताओ, हम इतनी शादियों में गए हैं, अगर दूल्हा या दुल्हन शादी से भाग जाए तो क्या बाराती या घराती खाना कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या सब कुछ उसी तरह चल सकता है? तो जैसे दूल्हे या दुल्हन के भागने पर शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता, उसी तरह पीएम के रेजिग्नेशन के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेसिडेंट ने पीएम को अपॉइंट किया है और पीएम की रिक्वेस्ट पर, पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट ने उसे और मंत्री दिए हैं। तो जब पीएम यानी दूल्हा ही नहीं रहा तो बाकी बारात कैसे रह सकती है? यानी सारे मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद या तो लोकसभा अपना नया नेता चुने जिसे बहुमत हो, और अगर नहीं चुन पाती है तो चुनाव होंगे दोस्तों। राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करना पड़ेगा और नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की शपथ का प्रारूप भी किसी अन्य मंत्री के समान ही होता है। सोचिए दोस्तों, हमारे कुछ फ्रेंड्स फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। थोड़ा सा लॉजिक ब्रेन अप्लाई करें दोस्तों कि ये शपथ किस लिए ली जा रही है। ये शपथ ली जा रही है पद की और गोपनीयता की। पद मतलब मैं ये काम ढंग से करूंगा और गोपनीयता मतलब सीक्रेसी रखूंगा। तो सोचिए दोस्तों कि जब पद और गोपनीयता दोनों के लिए समान है, जैसे अगर विदेश मंत्रालय एक सामान्य मंत्री देखे या प्रधानमंत्री स्वयं के पास रखे तो दोनों से समान अपेक्षाएं हैं और गोपनीयता की भी समान अपेक्षाएं हैं, इसलिए हमने दोनों के फॉर्म भी सेम रखे हैं। यानी ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये स्टेटमेंट कहता है कि लोकसभा के भंग होने के बाद क्योंकि मंत्री परिषद का अस्तित्व भी नहीं रहता, इसलिए राष्ट्रपति कामकाज, अपने कार्यकारी कामकाज बिना मंत्री परिषद की सलाह के कर सकता है। ये सच है कि लोकसभा के भंग होने से मंत्री परिषद तो भंग हो ही जाएगी, और जब मंत्री परिषद भंग हो गई तो उसे राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों पिछले लेक्चर्स को याद कीजिए, हमने कहा था कि हमारे राष्ट्रपति नाम मात्र के शासक हैं, जैसे घर के ग्रेट ग्रैंडफादर जिनसे ना चला जाता है ना देखा जाता है, तो काम तो सारे लोग दूसरे करते हैं और नाम उनका होता है। तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा भंग होने के कारण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नहीं रहती है, तब भी दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे। डे टू डे के काम के लिए जो पिछली मंत्री परिषद है वही उनको एडवाइस करती रहेगी जब तक कि नई गवर्नमेंट ना बन जाए, क्योंकि हम प्रेसिडेंट को नाम मात्र का शासक रखना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने लगे, कुछ गड़बड़ करने लगे, तो हमारे प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी या विवेकाधीन शक्तियां बढ़ जाएंगी दोस्तों। यानी दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं दोस्तों। ये कहता है कि जब लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो मंत्री चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा से हो, उन सभी का इस्तीफा माना जाता है या उन्हें इस्तीफा देना होता है। पिछले लेक्चर्स को कनेक्ट करें फ्रेंड्स। हमारी विधायिका ने, लेजिस्लेचर ने नीति बनाने की पावर खुद ने रखी और काम करने की पावर दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। लेकिन जब हमारी लोकसभा को लगा कि उसका कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है, कार्यपालिका ठीक काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने कार्यपालिका को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया। यानी भैया तुम पर विश्वास नहीं है, और जब विश्वास नहीं है और कार्यपालिका हटेगी तो मंत्री चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, वे अपना मंत्री पद खो देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे दोस्तों,
कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये उनकी मंत्री वाली पोस्ट गई है, यानी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका वाली पोस्ट। इसके बाद भी वो विधायिका या लेजिस्लेचर के सदस्य बने रहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जब तक मंत्री परिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति किसी मिनिस्टर को अपने पद से नहीं हटा सकता। घबराना नहीं है दोस्तों, बेसिक्स को पकड़ के रखो, वापस याद करो, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे मंत्री अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे मंत्री को हटाएगा? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। यानी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा का समर्थन प्राप्त है तब भी प्रेसिडेंट मिनिस्टर को हटा सकता है, किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। कई बार ट्रैप क्वेश्चंस में इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं दोस्तों, अलर्ट रहना है। किसी भी मंत्री का अपॉइंटमेंट या रिमूवल प्रेसिडेंट केवल पीएम की सलाह पर करता है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये स्टेटमेंट कहता है कि जब तक पीएम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सपोर्ट है, जब तक पीएम को मंत्री परिषद का सपोर्ट है, तब तक उसे राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकता। दोस्तों सोचना पड़ेगा, अरे भाई पीएम को तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हमेशा सपोर्ट हो ही सकता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो अपॉइंट ही पीएम की सलाह पर होती है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कोई मतभेद होगा तो पीएम प्रेसिडेंट को बोलकर उन मंत्री जी का या तो इस्तीफा दिलवा देगा या उन्हें मंत्रिमंडल से या मंत्री परिषद से निकाल देगा। तो पीएम को किसका सपोर्ट चाहिए? लोकसभा की मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए। अगर पीएम लोकसभा की मेजॉरिटी का सपोर्ट खो देता है और इस्तीफा नहीं देता है तो प्रेसिडेंट उसे बर्खास्त कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कोई लेना देना नहीं है। ट्रैप क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कामकाज के बारे में प्रेसिडेंट को बताए। दोस्तों वापस वो ग्रेट ग्रैंडफादर वाला एग्जाम्पल याद करें कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, परदादा जी हैं, जिनसे ना चला जाता है ना बोला जाता है, लेकिन घर के सारे कामकाज उनके नाम पे होते हैं। अब ये बताइए, हमने उनके नाम पर कुछ किया है तो क्या ये हमारी ड्यूटी है या नहीं हम उनको बताएं? बिल्कुल हमारी ड्यूटी है, क्योंकि सारे कामकाज हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम पे हो रहे हैं। उसी तरह देश के सारे कामकाज प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो सारे कामकाज के बारे में प्रेसिडेंट को बताता रहे। वैसे सारा कामकाज तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये सब जाके प्रेसिडेंट को बताएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कहा कि भैया जो इसका हेड है वो बताता रहे प्रेसिडेंट को कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज चल रहा है। यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की ये भी ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को बताए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से नए कानून कायदे के प्रपोजल दे रही है। सोचिए दोस्तों, अभी अभी हमने बात की कि प्रेसिडेंट हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह हैं, जिनके नाम पर सारे कामकाज होते हैं, लेकिन करने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के हर काम के बारे में बताना है, वैसे ही गवर्नमेंट अगर कोई नए कानून के बारे में प्रपोजल ला रही है, नया कानून लाना या नया कानून हटाना, तो उसके बारे में भी प्रेसिडेंट को बताना है। बिना उनको बताएं आप काम नहीं करेंगे। यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कहे कि भैया इस पर डिसीजन तो हो गया है, लेकिन इस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने विचार नहीं किया है, तो इस मैटर को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के समक्ष रखवाइए। तो क्या प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सोचना जरूरी है। दोस्तों पिछले वीडियो का एग्जाम्पल याद करें। एक पिताजी अपने बच्चों को सब्जी लेने भेजते हैं और कहते हैं कि जो भी डिसीजन लोगे चारों मिल के लोगे। तो अब अगर पिताजी को ये पता लग जाए
कि अजय ने आलू का डिसीजन अकेले ने लिया है, तो पिताजी क्या कहेंगे? पिताजी एक तो डांट लगाएंगे और कहेंगे कि भैया चारों मिलकर देखो कि आलू ठीक है क्या। तो अब पिताजी तो हो गए हमारे प्रेसिडेंट साहब और चारों बच्चे हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर पिताजी या प्रेसिडेंट को पता लगता है कि कोई डिसीजन हो गया है, लेकिन उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने विचार नहीं किया है, किसी एक मंत्री ने ही डिसीजन ले लिया है, तो पिताजी कह सकते हैं कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा है काम करने के लिए, तो तुम सब मिलकर एक साथ बैठकर डिसाइड करो। तो दोस्तों अब बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसे हमेशा के लिए याद रख लें। दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद और कैबिनेट या मंत्रिमंडल, ये शब्द आमतौर पर अखबारों में आते रहते हैं, लेकिन इनमें अंतर है और उस अंतर पर एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दोस्तों हम 137 करोड़ लोगों ने अपनी सारी पावर दी लेजिस्लेचर या विधायिका को। विधायिका ने पॉलिसी बनाने की पावर खुद के पास रखी और काम करने की पावर दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद को। अब दोस्तों मंत्रिपरिषद में तो बहुत सारे लोग होते हैं, 60-70 लोग होते हैं, और हमने कहा कि भैया हर डिसीजन तुम 60-70 लोग मिल के लो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों एक तरीका निकाला, इन 60-70 लोगों ने अपने में से ही एक और छोटा ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप को कहा कैबिनेट, यानी कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा है। मंत्रिपरिषद के जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले, उन सबको कैबिनेट मंत्री कह दिया जाता है। इसमें 10-15 लोग ही होते हैं, तो ये 10-15 लोग सारे डिसीजन लेते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि सर ये तो गलत बात है, पावर तो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद को दी है और ये 10-15 लोग सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई भी प्रेसिडेंट साहब को ये कह दे कि सर जी ये डिसीजन तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछा ही नहीं गया, ये तो कैबिनेट ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया। तो अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया कि ऐसा कभी हो जाए तो प्रेसिडेंट साहब क्या बोलेंगे कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कस करो, हर चीज उनसे पूछ के होनी चाहिए। दोस्तों कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी से होता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ही अपने अंदर से कुछ खास लोगों को ये कह दिया कि भैया तुम काम काज संभाल लो। यानी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैबिनेट लेती है, लेकिन उन सारे डिसीजंस पर इनडायरेक्टली मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी मोहर होती है। तो जितने भी आप इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट देखते हैं, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, रेलवे, इन सब मंत्रियों को हम बड़े मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर्स कह सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट शब्द ओरिजिनल संविधान में नहीं था। बिल्कुल सही कह रहा है ये स्टेटमेंट दोस्तों, कैबिनेट शब्द ओरिजिनल संविधान में नहीं था, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि भैया ओरिजिनल संविधान में नहीं था तो फिर क्या बाद में डाला गया है, और डाला गया है तो क्यों डाला गया है और कहाँ डाला गया है? दोस्तों हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करते हैं। आपने इमरजेंसी के बारे में सुना होगा कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इंपोज की थी, तो क्या वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे था? तो आप कहेंगे कि सर जब सारा काम ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे होता है तो वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही होगा। दोस्तों जब इमरजेंसी लग गई थी उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कई सदस्यों ने कहा कि भैया हमसे तो पूछा ही नहीं था। तो इसका मतलब इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दी वो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नहीं थी, जबकि हमारा संविधान तो कहता है कि वही होगा जो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेगी, केवल पीएम कहेंगे वो नहीं होगा। तो अब क्या करें? इमरजेंसी जैसी इतनी बड़ी घटना बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की हो गई। ऐसी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हमने 1978 में एक अमेंडमेंट किया और इमरजेंसी के प्रोविजंस में हमने एक पॉइंट डाल दिया कि भैया इमरजेंसी जैसी चीज इम्पोज करो तो कम से कम बड़े बड़े जो खास मंत्री हो उनकी रिटन एडवाइस पे करेंगे। यानी प्रेसिडेंट इमरजेंसी तब इम्पोज करेंगे जब बड़े बड़े मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर राइटिंग में लिख के देंगे कि भैया आप इमरजेंसी इम्पोज कर दो।
हाँ, आश्चर्यचकित मत होइए दोस्तों, इस कारण से कैबिनेट वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि संविधान कैबिनेट की शक्तियों और कार्यों के बारे में उल्लेख नहीं करता है। हमेशा के लिए ध्यान रख ले दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कैबिनेट वर्ड था ही नहीं, और जो बाद में डाला गया वो भी केवल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस के संदर्भ में है, और वहाँ भी हमने कैबिनेट की कोई शक्तियाँ या कार्यों के बारे में बातचीत नहीं की है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, वो है किचन कैबिनेट। किचन वर्ड तो दोस्तों आप जानते ही हैं, ये फोटो में भी किचन दिख रहा है। अब ये किचन और ये कैबिनेट बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। इसका बैकग्राउंड समझते हैं दोस्तों। हमने सारी पावर दी लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर ने काम करने की पावर दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो बहुत सारे लोग हैं, कैसे सारे लोग मिलकर एक साथ काम करें, तो उन्होंने अपनी पावर दे दी कैबिनेट को। अब दोस्तों कैबिनेट में भी 15-20 लोग होते हैं। कई बार हमारे पीएम कैबिनेट के सारे मंत्रियों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, उनमें कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिन पर उनका विश्वास होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सरकार में तो नहीं होते लेकिन पीएम को उन पर बहुत विश्वास होता है। तो पीएम साहब कैबिनेट में डिस्कस करने से पहले इन सब लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को हमने किचन कैबिनेट का नाम दिया। अब ये किचन कैबिनेट क्यों है? इसे किचन कैबिनेट इसलिए कहा क्योंकि दिखने में तो लगता है कि सारे डिसीजन कैबिनेट ले रही है, लेकिन कैबिनेट से पहले भी एक किचन है जहां पर कैबिनेट के डिसीजंस कुक हो रहे हैं, तो इसे किचन कैबिनेट का नाम दे दिया। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि एक स्मॉल बॉडी जिसे इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहते हैं, वो सत्ता का वास्तविक केंद्र बन रही है। यह औपचारिक निकाय प्रधानमंत्री और कुछ महत्वपूर्ण साथियों से मिलकर बना होता है जो आपस में सारे विषय डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों दिखने में तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा सावधानी से हमें स्टेटमेंट पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में एक वर्ड को चेंज करके पूरा मीनिंग बदल दिया जाता है। यहाँ जो ये फॉर्मल या औपचारिक वर्ड लिखा है, इस वर्ड के कारण ये पूरे स्टेटमेंट गलत हो गए, क्योंकि ये निकाय औपचारिक नहीं अनौपचारिक है। अनौपचारिक मतलब कहीं बुक्स में हमने लिखा नहीं है। अरे बुक्स में कैसे लिख सकते हैं कि केवल 1-2 लोग डिस्कस कर लो? बुक्स में कैसे लिख सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लो? तो ये एक अनौपचारिक इनफॉर्मल बॉडी है, यानी हमने कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं बनाया है कि पीएम साहब ऐसे डिस्कस कर ले, लेकिन इनफॉर्मली ऐसा होता है। तो सिर्फ इस फॉर्मल वर्ड के कारण दोस्तों ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। आप भी अलर्ट रहें एग्जाम्स में। अगर यही वर्ड फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल होता तो ये पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता। दोस्तों इन 15-16 क्वेश्चंस के बेसिक पे आपने अगर कमांड कर लिया तो घुमा फिरा कर पूछे जाने वाले सैकड़ों क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाएंगे, इसलिए कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई रखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस दोस्ती को आगे बढ़ाना है। सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दोनों सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।